नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मतलब। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट में पेपर 2 की यानी कि एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और एसएसटी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। ठीक है, आज सभी को पता है कि सोशल साइंस में क्या होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर आपने 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे अब तो समय है नहीं, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम रिवीजन करते हैं। पेपर से पहले एक बार क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाएँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चन हमने 27 तक कर लिया था, तो प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, देख लेंगे। ठीक है, आज हम 28 क्वेश्चन से करने वाले हैं कि किसी को जब हम एक छवि में बांध लेते हैं तो उसे कहते क्या हैं, उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 29 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए एवं कारण आर को पढ़ना है। कथन क्या है कि समानता एक वास्तविक बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। कारण आ रहा है कि समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, यह स्वतः ही नहीं होगा। ठीक है, अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, यानी कि क्या है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। पहला कि पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। बी कहा जा रहा है कि ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। सी कहा जा रहा है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। और सही विकल्प का चयन करना आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि ए बी और सी सभी सही है, यानी कि ए बी सी सभी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में क्या है, ग्राम सभा में पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर क्या है, पंचायत मुखिया चुनते हैं। और ग्राम सभा एक क्या है, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। दिए गए तीनों कथन सही है। पंचायत राज का जो शुभारंभ है स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यानी कि द्वारा क्या राजस्थान के राज्य के नागौर जिले में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा पंचायती राज को क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। यहाँ पर ए कह रहा है कि राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। बी कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। सी कहा जा रहा है कि यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। डी कहा जा रहा है कि इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तनीय नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि बी सी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत की संसद क्या है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। और राज्यसभा संसद का सबसे ऊंचा सदन है। राज्यसभा के बारे में क्या कहा जाता है कि वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और इनमें 12 सदस्य क्या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा इसके 1/3 सदस्य क्या प्रति 2 वर्ष बाद क्या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित कॉलम 1 के सेवा शर्त को कॉलम 2 के जीविका से सुमिलित करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें, कॉलम ए या कॉलम 2। ठीक है, राइट आंसर आप यहाँ पे देख लेंगे कि वेतनभोगी कर्मचारी क्या होता है, शिक्षक है। अनियमित काम करने वाला निर्माण मजदूर है। स्वरोजगार यानी कि फुटपाथ ठेला दुकानदार होता है। बिना वेतन का मजदूर होता है गृहिणी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, जहाँ व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, क्या कहलाता है, यह कहलाता है दादन व्यवस्था। ठीक है, यानी कि व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल क्या प्राप्त करता है, यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। दादन व्यवस्था प्रणाली घरेलू स्तर पर क्या निर्मित वस्तुओं को खरीदने और बेचने की एक पुरानी प्रथा है। इसे कुटीर उद्योग के रूप में भी जाना जाता है और आमतौर पर पूरा परिवार इस प्रक्रिया में मदद करता है। यह भारत के अधिकांश क्षेत्र में बुनाई उद्योग में प्रचलित है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इस तर्क के कि लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है, कौन से वैध कारण है। ठीक है, ऑप्शन ए कहा जा रहा है कि लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बी कहा जा रहा है कि सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी। सी कहा जा रहा है कि विपक्ष भूख और भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। डी कहा जा रहा है कि स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों की रिपोर्ट बना सकती है। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, यानी कि बी सी और डी यहाँ पर सही है, यानी कि बी सी और डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे कि लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है। इसके निम्न वैध कारण हैं। सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी। विपक्ष भूख और भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। सी कहा जा रहा है कि स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों की रिपोर्ट बना सकता है। अगला है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। भारत दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है एवं यह एक युवा राष्ट्र है। वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है, इसे उदाहरण मान लिया जाता है। यानी कि मान सकते हैं किसके बारे में, यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर कि सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। ऐसी कोई बात नहीं है, सभा में क्या पुरुष और महिला दोनों सदस्य थे। यहाँ पर दिया गया देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, और संविधान सभा के संबंध में जो कथन सही है यहाँ पर कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थी। ठीक है, अगला यहाँ पर कि संविधान सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी यानी कि गलत है, क्योंकि सभा में केवल पुरुष ही नहीं थे। ठीक है ना। 37 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए सही है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर नामक दो प्रकार की समानता प्रदान करता है। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है। प्रस्ताव में मुख्य शब्द है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह कथन भारतीय संविधान के शक्तियों का बंटवारा सिद्धांत पर दर्शाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसने भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया। भारतीय न्यायपालिका की संरचना 3 स्तरीय है: उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि भारत के 1 उच्चतम न्यायालय है और 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 39 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि कथन ए और बी को पढ़ना है और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ए कह रहा है कि भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। बी कह रहा है कि सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आपको ऑप्शन सी सही यहाँ पर है, यानी ए सही है और बी गलत है, यानी ए सही है, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आरक्षण भी दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में सही है। ठीक है, ए कह रहा है यूनियन कार्बाइड
आश्चर्यचकित रह गई थी जब त्रासदी हुई। बी कहा जा रहा है यहाँ पर कि देश छोड़ने के लिए विषैले रसायनों की यूनियन कार्बाइड देश छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की साफ सफाई की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जहरीले गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवारों से थे। डी कह रहा कि इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की कि कंपनी द्वारा दिए गए मुआवजे को स्वीकार किया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, कि भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई। ठीक है, इस जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार से थे, इसलिए क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीति विज्ञान किए जाने के पीछे क्या दृष्टि है। ये है नागरिकों में आज्ञाकारिता एवं निष्ठा को सुनिश्चित करना। बी कहा जा रहा है कि एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो नियम एवं कानूनों का अनुसरण करे। सी कहा जा रहा है कि एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो। डी कहा जा रहा है कि प्रगति के सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार एक सभ्य समाज की स्थापना करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतः विषय है, क्योंकि क्या है कि इनकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं होती। सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय से क्या सीमित नहीं हो सकते। सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या 42 का सी सही हो जाएगा, यानी कि सिर्फ बी सही है, यानी कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतः विषय है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय में सीमित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी इसका जो है ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये बी सही है ऑप्शन। यानी इसमें केवल बी सही है, यानी कि ये वाला, ये आपका ये केवल बी सही है। ठीक है, ध्यान से, ये वाला सही है आपका। ठीक है, ये बी सही है। 43 क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी, यानी कि प्रवाह चार्ट। यानी प्रवाह चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है। फ्लो चार्ट, जिसे प्रोसेस फ्लो डायग्राम या प्रोसेस मैप के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रक्रिया और उनके अनुक्रम में चरणों का एक आरेख है। गुणवत्ता सुधार में 2 प्रकार के फ्लो चार्ट का उपयोग किया जाता है। एक उच्च स्तरीय फ्लो चार्ट 6 से 10 प्रमुख चरणों को रेखांकित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन ए करा कि परियोजनाकार, बी करा व्याख्यान, सी करा क्षेत्रकार, डी करा परिचर्चा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ए सी और डी, यानी ए सी और डी सही, यानी ए सी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दें और उन कार्यों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए है कि शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना। बी कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना। सी कहा जा रहा है कि आकलन के तरीकों का चयन करना। डी कहा रहा है कि परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, यानी कि ए, बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ए है कि ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे। बी है कि विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। ठीक है, सी कहा जा रहा है कि विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे। डी कह रहा है कि विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर कि विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में ग्रहण विकसित कर पाएंगे। यह कथन उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य है कि ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे, विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप
आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे। विद्यार्थी ग्रहण कैसे होता है मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाजारों और उनकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास उसकी इकाई योजना में 3 विषय ए है कि बाजार और मूल्य वृद्धि, मोहल्ले के बाजार, बाजारों की श्रृंखला। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि बी, सी और ए। ठीक है, बी, सी और ए सही है। ठीक है, बी, सी, ए। ठीक है, ये इनका अनुक्रम है। ठीक है, यानी आपको ये क्रम से लगा लेना है, यानी कि पहले मोहल्ले के बाजार, बाजारों की श्रृंखला, बाजार और मूल्य वृद्धि। ठीक है, ये सिरे लगा लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठचर्यागत और पाठ्यसागामी क्रियाकलापों का संकलन होती है जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन साप्ताहिक है, दैनिक है, इकाई है, वार्षिक है, आपको बताना कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि वार्षिक। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, वार्षिक योजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जेंडर लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या फील करना कि लड़के और लड़कियों को अलग व्यवसायों को अपनाने का सुझाव देना चाहिए, लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए, दैनिक जीवन में जेंडर रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल सी, यानी कि सी सही होगा, यानी कि दैनिक जीवन में जेंडर लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों यानी कि विषय पर प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, यानी उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसे प्रश्न अधिगमकर्ता विश्लेषण कौशल का आंकलन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए है ऑप्शन कि सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, बी सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है तब भी वहाँ पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं, उपयुक्त कारणों व उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। सी कहा जा रहा है कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था, आप इस कथन की जांच कैसे करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी बी और सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आंकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझना हो क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जगह, यानी कि नैदानिक आकलन, यानी कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से नैदानिक आकलन चुन सकती है अगर उन्हें यह समझ हो क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है। नैदानिक मूल्यांकन विधि से शिक्षक शिक्षिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत में क्या है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन को से या सा उपागम ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। कथन है सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम लें। कथन है कि कलहप्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें जो कि कक्षा में सामूहिक एवं एक रूपता को प्रभावित कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही जगह, यानी कि पहला और दूसरा कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में अत्यावश्यक है। विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों, तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराना। बी कहा कि पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखा जाना। सी कहा जा रहा कि सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है इसलिए यह सरल है। ठीक है, डी कह रहा है यहाँ पर कि एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान क्या अपरिहार्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
56 क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथन परक उपागम उपयोगी है। अगला है कि अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों का बेहतर समझा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री उपागम होगी। ठीक है, तो सारा देखेंगे आप क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों को प्रकृति भ्रमण के लिए लेकर जाना। ठीक है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह प्रश्न प्रयास है छात्र की ऑप्शन सी यानी कि तर्क देने की क्षमता का आकलन है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वह किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि रचनात्मक आकलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि विविधता और भेदभाव विषय के पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। विद्यार्थी की ए है क्या, विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है। विद्यार्थी बी क्या है, रूढ़िबद्ध धारा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में व्यर्थ समर्थ है। विद्यार्थी सी करा कि भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट से आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुव्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, यानी सी ए और बी, यानी कि पहले क्या होगा सी, फिर ये ए हो जाएगा, फिर ये आपका बी, यानी ये आपका क्रम रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, सामाजिक विज्ञान के ये प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी किताबों को जरूर पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।